नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी संभव हो भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही हो और हमारे स्वामी रामदेव इसकी एक दवा खोज लें, तो सोचिए ये देश के लिए कितनी बड़े गर्व की बात हो सकती है। हम सब देशवासी उसका ढिंढोरा पीटने लगते, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उस दवा को लॉन्च करने के लिए आगे आते, उसके बारे में तमाम तरह के ट्वीट करते और इतना प्रचारित करते कि दुनिया भर में भारत का डंका बजने लगता। पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजाती और वाह वाह कर उठती। और सोचिए, आयुर्वेद का तो झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा होता। कोरोना की खोज का महत्व, कोरोना की दवाई का खोज का महत्व केवल इतना ही नहीं होता कि उससे बीमारों का इलाज हो जाएगा, बल्कि ये अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर होती, क्योंकि जैसे ही कोरोना की बीमारी का इलाज मिल जाता, दवाई मिल जाती, तो अर्थव्यवस्था भी अपने हिसाब से गति पकड़ने लगती और ये जो भारी संकट पैदा हुआ है वो खत्म होने की तरह बढ़ने लगता। इसलिए ये एक क्रांतिकारी खोज मानी जाती और लाजमी होता कि रामदेव की खोज को हाथों हाथ लिया जाता और जय जयकार की जाती उनकी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई हलचल नहीं है। दुनिया भर के मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, एक लाइन की खबर भी कोई नहीं दे रहा है, कहीं कोई ताली नहीं बजा रहा है, जय जयकार नहीं कर रहा है। दूसरे देशों ने कोई भी बधाई संदेश हमारे शासनाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को नहीं दी है। ट्रंप ने अपने दोस्त को एक फ़ोन करना भी मुनासिब नहीं समझा बधाई के लिए, और ना ही उन्होंने कोरोनिल का कोई मोटा ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो छोड़िए, मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने एक ट्वीट तक नहीं किया है कि ये दवाई रामदेव जी ने खोज ली है। बीजेपी भी पूरी तरह से चुप है और संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी बिल्कुल चुप्पी मारे हुए हैं। एक सन्नाटा है। इतनी बड़ी खोज अगर ये थी रामदेव की, तो इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? अब देखिए कि देश भर के जाने माने जो चिकित्सा संस्थान हैं, शोध संस्थान हैं, उन्होंने भी इस दवा के आने पर या खोजे जाने पर कथित रूप से कोई खुशी जाहिर नहीं की है। कोई रामदेव की पीठ नहीं ठपठपा रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि पतंजलि शोध संस्थान ने ये कमाल का काम कर दिया है। कोई ये नहीं कह रहा है कि अब स्वामी रामदेव को भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। जाहिर है कि किसी को भी रामदेव के इस दावे पर विश्वास नहीं हो रहा, इसमें दम नहीं दिख रहा है। उनकी तथाकथित खोज संदेहों से घिरी हुई है। उन्होंने ये दावा तो कर दिया कि कोरोना की दवा ढूंढ ली गई है, निकाल ली गई है, खोज ली है उन्होंने, और उसे बड़े धूमधाम से लॉन्च भी कर दिया। हमारे जो पेड मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने उसको बड़े अंदाज में, बड़े स्तर पर प्रचारित भी करना शुरू कर दिया। उसके सारे डिटेल दे दिए गए, कितने की दवा है, कहाँ मिलेगी, कैसे खाना है, कितने दिन में इलाज होगा, वगैरह वगैरह। अब पतंजलि जो है इतना फंड देता है, इतने विज्ञापन देता है चैनलों को, अखबारों को, कि उन्हें तो अपनी स्वामी भक्ति दिखानी ही थी, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन इससे लोगों के मन में जो संदेह पैदा हुए हैं वो कम नहीं हुए हैं, वो बने हुए हैं। सोचिए कि वो आयुष मंत्रालय जिसका काम ही आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, उसी ने एक झटके में रामदेव की कोरोनिल दवाई की हवा निकाल दी। उनसे कहा कि अपने प्रचार प्रसार और बिक्री पर रोक लगा दें, विज्ञापन बिल्कुल जारी न करें। हालांकि पहले उसने ये काम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ज़िम्मे डालने की कोशिश की थी कि आप देखो इस दवाई का, लेकिन जब उसने ICMR ने कह दिया कि ये हमारा काम नहीं है, आपका काम है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर आयुष मंत्रालय एकदम से सक्रिय हुआ। उसने विज्ञापन रोकने को कहा, इसका प्रचार प्रसार रोकने को कहा। तो वो टाल मटोल कर रहा था और उसकी जाहिर है कि ये मजबूरी में उसको ये फैसला लेना पड़ा, वो कतरा रहा था। आयुष मंत्रालय ने रामदेव से कोरोनिल के ट्रायल की पूरी जानकारी मांगी है और रामदेव का कहना है कि वो उन्होंने दे भी दी है।
हो सकता है कि आयुष मंत्रालय पर WHO का भी एक भय हो कि हम यहाँ इस दवाई की खोज की घोषणा कर दें और WHO जब उसको चेक करेगा तो पता चला पोल खुल गई। इसलिए भी ये कदम आयुष मंत्रालय को उठाना पड़ा है। और ये भी वो सोच रहा होगा कि अगर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसकी जांच की तो आयुष मंत्रालय की भी जग हंसाई होगी और पूरे देश की जग हंसाई होगी, तो उसने ये कदम उठा लिया। वैसे आयुष मंत्रालय का आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो मंत्रालय भी रामदेव के ज़बरदस्त प्रभाव में है और रामदेव के प्रभाव से परिचित भी है। आयुष मंत्रालय में रामदेव का अच्छा खासा दखल है। वर्तमान सरकार उनकी मदद भी करती रही है और उनसे मदद भी लेती रही है। इसलिए इस बात के पूरे संदेह हैं कि रामदेव और सरकार के बीच की ये नूरा कुश्ती हो और कुछ समय बाद कुछ किंतु परंतु लगाकर इस दवाई को अनुमति दे दी जाए और रामदेव अपना कारोबार शुरू कर दें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट इस तरह के दावों को अपराध मानता है, अपराधों की श्रेणी में रखता है, क्योंकि बिना पक्की तरह से प्रमाणित किए जाने के पहले इस तरह के बड़े बड़े दावे करना कि 100% सफलता है, 100% इलाज कर सकती है दवाई, ये सरासर धोखाधड़ी है। इसके लिए तो कायदे से आयुष मंत्रालय को, सरकार को रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी और वो जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू करनी चाहिए थी। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था, लेकिन मंत्रालय ने ऐसा कुछ नहीं किया। बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया होगा। जाहिर है कि वो जानता है कि रामदेव अपने आदमी हैं। वैसे रामदेव इस तरह के फर्जी दावे पहले भी करते रहे, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। इसके पहले वो पुत्र जीवक बटी बनाने का दावा कर चुके हैं, संजीवनी बूटी बनाने का दावा कर चुके हैं, इबोला की दवा बनाने का दावा कर चुके हैं और कैंसर का भी इलाज करने का वो दावा करते रहते हैं। लेकिन सरकार ने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई केस दर्ज नहीं किया। ये तो चूंकि विश्व स्तर का मामला बन गया, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नज़र लगी हुई है और कोई भी अगर इसमें फर्जीवाड़ा होगा तो दुनिया की नज़र में आ जाएगा और सरकार कटघरे में आ जाएगी। इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। जाहिर है कि सत्ताधारियों से निकट संबंधों का रामदेव को भरपूर लाभ मिलता रहा है, वो उसका फ़ायदा उठाते रहे हैं और अपने कारोबार को बढ़ाते रहे हैं। उन्हें बहुत सारे राज्यों में राज्य सरकारों ने ज़मीनें भी दी हैं, ये सब आप जानते ही हैं। अगर कोरोना की दवा बेचने का अवसर एक बार उनको अब मिल गया सरकार की कृपा से, किंतु परंतु के साथ कोई डिस्क्लेमर वगैरह लगा के, तो जाहिर है कि उनकी कंपनी का टर्नओवर कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर सरकार ने ये छूट दी उनको, तो ये बहुत ही आत्मघाती परंपरा होगी और इससे हमारा जो पूरा मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल रिसर्च जो है, वो पूरा मजाक बनकर रह जाएगा। ऐसे नीम हकीम बाबाओं की खोजों से पूरी दुनिया में देश की बदनामी होती है। वैसे भी रिसर्च के मामले में हमारा प्रदर्शन, हिंदुस्तान का प्रदर्शन बहुत ही घटिया है। भले ही हम खुद को विश्वगुरु कहते हों, विश्वगुरु मानने का दंभ पालते हों, मगर हकीकत कुछ और है। इस मामले में विश्व में हमारी कोई जगह नहीं है। शोध पत्रों के प्रकाशन से लेकर शोध पत्रों की गुणवत्ता तक हम हर जगह फिसड्डी हैं। पेटेंट के मामले में भी हमारा यही हाल है। चीन हमसे मीलों आगे है, मीलों आगे है। रामदेव टाइप अवैज्ञानिक शोध हमारी छवि को और भी गिराते हैं, हमें सांप सपेरे वाले देशों की श्रेणी में बनाए रखते हैं। पश्चिमी देशों की नज़रों में अभी भी भारत सांप सपेरों वाला देश है। वो आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है, IT क्रांति की वजह से थोड़ी इमेज बदली है, लेकिन मोटे तौर पर यही माना जाता है कि अभी हम उसी ज़माने में, उसी युग में रह रहे हैं। और इस तरह की जब खोजें होती हैं, दावे किए जाते हैं, तो वो जो इमेज है वो और पुख्ता होती है। लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं, यहाँ तो पूरे कुएं में ही भंग घुली हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी दावा करने लगते हैं कि वो गणेश जी का जो सिर है वो कैसे प्लास्टिक सर्जरी से हाथी का जोड़कर बनाया गया था, और हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी बहुत युगों युगों से है। हमारे बहुत सारे मंत्री हैं जो गौमूत्र और गोबर से रोगों की इलाज की बात करते हैं, एड्स जैसे रोगों की इलाज की बात भी करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह चुके हैं कि अगर गाजर खा लिया जाए तो जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण से जो तमाम तरह के रोग होते हैं, उसके प्रभाव होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि सरकार के मंत्रियों की क्या
मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव हैं जो तरह तरह के दावे करते रहते हैं, आपने सुने होंगे। राजस्थान के एक मंत्री थे, उन्होंने कुछ दावे किए थे इसी तरह के ऊटपटांग किस्म के, जिनका वैज्ञानिकता से कुछ लेना देना नहीं था। तो मैंने कहा ना कि पूरी कुएं में ही भंग खुली हुई है। इस सरकार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब सरकार के स्तर पर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, मान्यता दी जाती है, प्रामाणिकता मिलती है, तो पूरे चिकित्सा जगत को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। और यही हो रहा है कि पूरा जो इकोसिस्टम, पूरा जो इन्वायरमेंट है वो अवैज्ञानिक हो गया है, विज्ञान विरोधी हो गया है। और इस तरह के जो नीम हकीम लोग हैं वो अपनी खुलकर खेल रहे हैं, अपने पैसे बना रहे हैं। जैसे रामदेव साहब ने अपना कारोबार कहाँ से कहाँ तक फैला लिया, लेकिन इससे पूरे देश की प्रतिष्ठा बहुत गिर जाती है, उसकी बहुत बदनामी होती है। तो हम तो रामदेव से यही गुजारिश करेंगे कि देखिए बाबा, आप ये काम ना कीजिए, देश का नाम बदनाम मत कीजिए। आप अपनी दवाएं बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो पूरा सिस्टम है प्रामाणिकता का, उसके ज़रिए गुजरिए। आपकी दवा अगर सही सिद्ध होती है और बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है तो इसमें किसको क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस तरह के फर्जी दावों से एक अवैज्ञानिकता फैलती है, एक अंधविश्वास फैलता है, और जिससे हमारा पूरा समाज पीछे की तरफ जाता है और पूरे भारत की छवि दुनिया में पिछड़ी बनती है। उसको एक आगे बढ़ने वाला, नई नई खोजें करने वाला देश के रूप में नहीं देखा जाता है। तो ये बड़ी इसका दुखद पक्ष है इस पूरे विवाद का। और उम्मीद करनी चाहिए कि भारत सरकार, आयुष मंत्रालय इस मामले में बहुत कड़ा रुख अख्तियार करेगा, किसी तरह की रियायत नहीं देगा रामदेव को, और इसका एक कानूनी कार्रवाई भी करे ताकि एक मिसाल बने कि जो दूसरे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ बनाने की, धन वसूलने की, उस पर भी रोक लगे, लगाम लगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का विषय और इस पर मेरी राय। उम्मीद है कि आप भी अपनी एक राय रखते होंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाहिर करेंगे, और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल एक और विषय के साथ मैं हाजिर होऊंगा आपसे चर्चा के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।